वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 का जो एक सब आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और पेपर में उसको जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करना है या किस तरह उसको प्रेजेंट करना है वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो कंसिडर करें कि हमारे पास जो है ये एक बुक है, ठीक है। ये हमारे पास बुक है हमारे पास, और हम लोगों ने इस बुक को जो है वो किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है। यानी कि ये बुक है, हम लोग इसको जो है वो किसी हाइट के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ से जो है वो यहाँ तक ले जाते हैं इस बुक को। तो इस हाइट पे जाके ये बुक जो पोजीशन अटेन करेगी, या इस हाइट पे जाके इस बुक की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि वो एनर्जी जो कि बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से प्रोसेस करती है, वो हमारे पास वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि हमारे पास हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की जो है एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, अगर हम लोगों ने स्प्रिंग को जो है ये स्ट्रेच किया है, तो इस स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेच करने की वजह से हम लोगों ने स्प्रिंग, ये हमारे पास स्प्रिंग था, हम लोगों ने इसको पकड़ के जब ऐसे स्ट्रेच किया है तब वो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की आ गई। तो जब हम लोगों ने इस स्प्रिंग को पकड़कर स्ट्रेच किया है तो इसमें किसी न किसी किस्म की जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होगी है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी न किसी किस्म की एनर्जी स्टोर्ड होगी है, और वो स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इस स्ट्रिंग को जो है वो स्ट्रेच कर दिया है, तो अब इसकी एबिलिटी है कुछ, यानी कि हम लोगों ने कुछ वर्क डन किया है, कुछ वर्क डन करके इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जो है हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया है। तो इस वजह से कुछ वर्क डन हुआ है, और वो वर्क डन जो है वो इस स्प्रिंग में एज अ एनर्जी स्टोर्ड हो गया है। हम लोगों ने जो वर्क डन किया है इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेच करने में, तो वो वर्क डन जो है वो एज आ एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गया है। वो एनर्जी हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें कि हम लोगों ने जो है वो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग आउट कर दें, ऑब्जेक्ट लटका दें, तो कोई ना कोई वर्क डन करेगा ये स्प्रिंग। और जब अगर हम लोग इस स्प्रिंग को हम लोगों ने इस तरह स्ट्रेच किया है और कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर लटकाए हैं ताकि ये कोई ना कोई वर्क डन करने की एबिलिटी रख सके, अगर इसी तरह हम लोग जो है वो इस स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने की वजह से इसकी जो शेप है इस तरह की आ जाएगी। अगर हम लोग इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तब इसकी जो फॉर्म होगी हमारे पास वो भी कंसंट्रेट फॉर्म होगी। हम लोगों ने इस स्प्रिंग को जो कंप्रेस किया है, और कंप्रेस करने की वजह से यानी कि हम लोगों ने कोई ना कोई वर्क डन किया है स्प्रिंग के ऊपर ताकि ये कंप्रेस हो जाए, और वो वर्क डन जो है इस स्प्रिंग में एज अ एनर्जी स्टोर्ड हो गया है। और वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो किसी ना किसी शेप में चला गया है, किसी न किसी पोजीशन में चला गया है स्प्रिंग वर्क डन करने की वजह से। पहले हम लोगों ने इसके ऊपर वर्क डन किया, ठीक है, तो वो किस पोजीशन में चला गया, एक स्ट्रेस्ड पोजीशन में चला गया, स्ट्रेस्ड हो गया। फिर हम लोगों ने कंप्रेस किया है, तो वर्क कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन किया, तो फिर वो जो है वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया, ठीक है, तो कंप्रेस्ड शेप में चला गया। तो दोनों सूरतों में हम लोगों ने वर्क डन किया है, वो वर्क डन जो है वो हमारे पास एक एनर्जी के तौर पर स्प्रिंग में जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो पहले हम लोगों ने जो है स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड किया, ठीक है,
तो वो एक कंसनट्रेट स्टेट में चलेगी। फिर हम लोगों ने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके भी हम लोगों ने उसको कंसनट्रेट स्टेट में जो है वो पहुंचा दिया। तो कंसनट्रेट स्टेट में जो बॉडी जो एनर्जी प्रोसेस करती है वो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। या अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ या ग्रेविटी लग रही हो या कुछ कोई ना कोई और फोर्स लग रही हो, तो उस वक्त बॉडी जो एनर्जी प्रोसेस करती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी कि इस बॉडी के इस बुक के ऊपर जो हम लोगों ने इसको यहाँ से उठा के जब फोर्स लगा के वर्क डन करके यहाँ तक पहुँचाया, तो हम लोगों ने जो है वो कोई ना कोई फोर्स लगाई, कुछ किसी ना किसी फोर्स फीड के अंदर है ये बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस वजह से वहाँ ये बुक जो एनर्जी प्रोसेस करेगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इस तरह हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस्ड करती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और वो पोजीशन विद इन अ फोर्स फीड और ड्यू टू इट्स कंसनट्रेट स्टेट, यानी कि वो पोजीशन या तो फोर्स फीड की वजह से होगी या तो कंसनट्रेट स्टेट की वजह से होगी। फोर्स फीड की हम लोगों ने एग्जांपल देख ली है कि ये बुक वाली है कि बुक के ऊपर फोर्स लगाकर हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर पहुँचाते हैं। और कंसनट्रेट स्टेट की जो हम लोगों ने देख ली है एग्जाम्पल, वो हमारे पास स्प्रिंग है कि हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको कंसनट्रेट स्टेट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोसेस्ड करेंगी ये बुक या स्प्रिंग वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है फिर हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन व्हेन विद इन अ फोर्स फील्ड और ड्यू टू कंसनट्रेट स्टेट। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो जो पहली एग्जांपल है वो ये हमारे पास कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब हम लोग किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यानी कि हम लोगों ने जो है वो ये हमारे पास स्प्रिंग था, हम लोगों ने यहाँ पर उसको कंप्रेस किया, यहाँ पर स्ट्रेच किया। तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की वजह से एंड स्ट्रेच करने की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी है, क्योंकि ये कंसनट्रेट फॉर्म में चला गया है, जब स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया तो एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी है। एंड दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है, ये स्ट्रेच किया है, तो इसमें जो है वो इलास्टिसिटी आ गई है। हम लोग जब इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो दोबारा ये अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा। हम लोग अगर इसको स्ट्रेच करके भी छोड़ दें तब भी ये स्प्रिंग जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो अटेन करने की कोशिश करेगा। वो अटेन करने की कोशिश इस वजह से करता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है, इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है, हमारे पास अ बॉडी एट सेम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ possess potential energy, this form of potential energy is called gravitational potential energy। पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने दो एग्जांपल पढ़ ली हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि जिसमें बॉडी अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन दोबारा अटेन करने की कोशिश करे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही हो। यानी कि जिस तरह हम लोगों ने ये बुक की एग्जांपल पढ़ी थी कि ये बुक को जो हम लोग यहाँ से उठाकर किसी हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, तो बुक को हम लोगों ने जो है वो यहाँ से उठाकर इस हाइट के ऊपर तो ले गए, तो इस हाइट के ऊपर जाके इस बुक के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। इस वजह से बुक को जब यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो प्रोसेस कर लेगी क्योंकि इसको हम लोग क्योंकि ये फोर्स फील्ड में है इस वजह से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर लेगी, लेकिन इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो उसको डाउनवर्ड खींच रही है। ये हाइट के ऊपर तो है, पोटेंशियल एनर्जी तो प्रोसेस कर ली, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल दे रही है। इस वजह से ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो अ बॉडी एट सेम हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ पोसेस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन आ गई कि बॉडी अगर कोई सी हाइट के ऊपर है और पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर ली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर ली। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ
कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो एक लिमिट तक का होती है। यानी कि अगर हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, हम लोग जो है इसको इस पोजीशन पर लेकर आते हैं, इस पोजीशन पर लेकर आते हैं, इस पोजीशन पर लेकर आते हैं, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस सर्कल के अंदर अंदर तक है। हम लोग इस बॉक्स को उठा के इस पोजीशन पर ले आए, फिर इस पोजीशन पर ले आए, फिर इस पोजीशन पर ले आए, फिर इस पोजीशन पर ले आए, तो जब तक ये जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की जितनी लिमिट है वहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगी, तब तक जो है वो इस बॉक्स के ऊपर जो है तब तक ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। लेकिन जब ये हमारे पास जो बॉक्स है जो कि अर्थ की सरफेस पे पड़ा है, अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया तब उसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगेगी। अब देखें, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकल के जो है वो किसी ना किसी पोजीशन पे है ना, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तो बाहर निकल गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके ऊपर लग रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो है। यानी कि हम लोग उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तो निकल गया है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसने जो है वो कुछ उसकी कोई पोजीशन है और उस पोजीशन की वजह से उसने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड की है। अब जो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और उस वक्त जो पोजीशन वो पोसेस्ड करे और पोटेंशियल एनर्जी होगी उस वक्त उस यानी कि पोजीशन पोसेस्ड करने की वजह से उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग उसको क्यों कहेंगे? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, उसके ऊपर जो अर्थ की जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही। इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर हम लोग जो है वो हमारे पास आपकी बुक में जो टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, उस वहाँ से हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी यही लिखेंगे कि वो हमारे पास अगर हम लोग वर्क डन करते हैं एक, यानी कि मैंने वर्क डन किया है इस बॉक्स को जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तक लेके जाने का, ठीक है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती, वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाती है, वो पॉइंट हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी कहलाता है। इन्फिनिटी का मतलब है ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो गई है। इस वजह से वो पॉइंट जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है या वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, वो पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर मैंने वर्क डन किया है इस ऑब्जेक्ट को जो है वो अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक लेकर जाने का, यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है ये, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, लेकिन मैं इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाऊं जहाँ पर जाके इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना लगे या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, तो यानी कि इन्फिनिटी तक ले जाऊं, तो मैंने जो वर्क डन किया है, तो मैंने जो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, जिस वजह से हम लोग इस सब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के ऊपर से उठाकर जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी, हम लोग जो है इन्फिनिटी तक ले गए हैं, जहाँ पर जाके फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो गई, कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। तो वो वर्क डन जो होगा, जो कि हम लोगों ने अर्थ को इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है अर्थ की सरफेस से लेकर उस पॉइंट तक लेके जाने का, जहाँ यानी कि इन्फिनिटी तक लेके जाने का, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होगी, तो वो वर्क डन हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक ले गए हैं, ताकि वहाँ पर जाके जो है वो जहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो वो एनर्जी होती है ना, यानी कि जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया है, तो लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तो बाहर निकल गया है, लेकिन वहाँ पर उसने बाहर निकल कर कुछ ना कुछ पोजीशन जो है पोसेस्ड की है, और जो बॉडी पोजीशन पोसेस्ड करती है उसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इस वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गया है, और वहाँ पर उसने जो पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड की है वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। और हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है
जो कि हम लोगों ने वर्क डन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से लेकर उस इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाने के तक जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो एक डिफरेंस है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर ली है जो कि आपकी बुक के ऊपर है कि बॉडी को जो अब हम लोग अर्थ की सरफेस से लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं, यानी कि यहाँ तक लेकर जाते हैं जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही। तो उस बॉडी को अर्थ की सरफेस से लेकर इस पॉइंट तक लाने के लिए हम लोगों ने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रिटेन करती है। तो हमारे पास फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फिर हम लोगों ने हेडिंग दी और फिर हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की उसी की डिफाइन लिखी। तो हमारे पास फिर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन कैसे लिख सकते हैं हमारे पास, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that point to infinity where the force of gravity becomes zero। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक लेकर जाने के लिए जो कि जहाँ पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो है, तो वो हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। कि बॉडी ने जो है वो वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो है वो वर्क तो डन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने का, यानी कि इस पॉइंट से लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक लेकर गया है, वर्क डन किया है ताकि जो है वो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से उस पॉइंट तक लेकर जाएं जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो है। तो कितना वर्क डन किया है, या हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, यानी कि हम लोगों ने कितना वर्क डन किया है ताकि हम लोग जो बॉडी को जो है वो अर्थ की सरफेस से लेकर जो है वो उस पॉइंट के ऊपर ले जाएं जहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लोगों ने वो वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। वर्क डन हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि वही बात आ गई कि बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाकर जो पोजीशन पोसेस करती है, या जो पोटेंशियल एनर्जी पोसेस करती है वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग हमारे वो पास वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या जो वर्क डन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से लेकर हमारे पास इस पॉइंट तक जाने में जहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई है, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर जो है वो इन्फिनिटी वाले पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन किया है, ये कितनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है आएगी हमारे पास। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी को जो है अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना होता है वही हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो उस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग पहले हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वो एवेलुएट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोगों को जो है वो वर्क डन एवेल्यूएट ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी फील्ड है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये जो यहाँ पर n लिखा है ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़ीरो है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन हुआ है, यानी कि स्टेप 1 तक जाने में, स्टेप 2 तक जाने में, स्टेप 3 तक जाने में, स्टेप 3 से 4 तक जाने में जो वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास स्टेप 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन वो मेंशन नहीं किए हुए। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो इन स्टेप्स तक आने में जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हम लोग जो है वो इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स में एक स्टेप 1 से 2 तक जाने में हम लोगों ने जितना वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 से 3 तक जाने में जितना वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 से 4 तक जाने में जितना वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे करते करते 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, फिर इन्फिनिटी तक जाने में जो हमारे पास बॉडी ने वर्क डन किया है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर जो हम लोग जो है सारा टोटल वर्क डन जो है वो ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि हम लोगों ने जो है वो इतना वर्क डन किया है बॉडी को जो है वो ग्रेविटी इन्फिनिटी तक पॉइंट तक लेकर जाने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ की सर्फ एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि हम लोगों ने अगर एक्सप्रेशन ड्रा करना है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें कितना वर्क डन हुआ है, तो देखें अर्थ की सरफेस के ऊपर, अब देखें बॉडी यहाँ पर है तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो यानी कि बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग कह सकते हैं U=mgh, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ही लगती है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती रहेगी तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है चेंज आती रहेगी, तो फिर हम लोग इस पॉइंट अर्थ की सरफेस के ऊपर तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, या किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ अर्थ की सरफेस से लेकर जब ये स्टेप 1 तक आएगी या स्टेप 2 तक आएगी तब इसकी जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी बॉडी, क्योंकि अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रही है, आगे जा रही है, और जो कि वहाँ पर जाके जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कैपेसिटी कम हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होना शुरू हो गई है इन पॉइंट्स पर आकर, और फिर इस वजह से हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर इस वजह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इस वजह से रहेगी क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। जब बॉडी जो है अर्थ की सरफेस से जो है वो आगे मूव करेगी तो जी की वैल्यू जो है वो वेरी होती जाएगी, और यानी कि डिस्टेंस जो अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है वो जो ज़्यादा होता रहेगा, तो इस वजह से हमारे पास जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज होती रहेगी। यानी कि बॉडी यहाँ पर है तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस से दूर दूर मूव कर रही है, जिसकी वजह से जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, और आर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास चेंज होती रही है। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम लोग U=mgh लिखेंगे। तो फिर इस तरह हम लोगों ने लिख दिया कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नियरली कांस्टेंट, यानी कि अर्थ की सरफेस के करीब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट होगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज U=mgh। इस वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, U=mgh, क्योंकि अर्थ की सरफेस के नज़दीक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग U=mgh लिख सकते हैं उसको। अगर हम लोगों ने जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए अर्थ की सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जो डिस्टेंस है हम लोग उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। अर्थ की सेंटर से लेकर जो है वो अर्थ की सेंटर से ही हम लोगों ने क्यों जो है वो डिस्टेंस को कंसिडर किया कि अर्थ की सेंटर से ही क्यों हम लोग इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उस डिस्टेंस को जो है वो स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। अर्थ की सरफेस से लेकर जो है इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस हम लोग क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ लगाती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो हमारे पास उतनी ही होती है, वो सब जितनी
किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस होता है। तो अर्थ का जो मैस है वो सेंटर में लाई करता है, इस वजह से हम लोग जो है वो सेंटर से जो है अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। और अर्थ के सेंटर से लेकर जो इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस है हम लोग जो है उसको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फिर हर स्टेप्स के लिए जो डिस्टेंस है, हर स्टेप के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर सारे इस अर्थ के सेंटर से लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक के जो डिस्टेंस को हम लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया। फिर हर स्टेप्स के लिए जो है वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। फिर उस सारे वर्क डन को जो है वो टोटल करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिर अर्थ की सेंटर से लेकर बॉडी की इन्फिनिटी तक जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने हेडिंग लाई एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेरी करती रहेगी। सो mgh इज़ नॉट वैलिड। तो हमारे पास जो mgh होगा वो नॉट वैलिड होगा, यानी कि जब बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाती रहेगी तो जो g की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो बॉडी जब अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करती रहेगी तो अब वहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग mgh नहीं लिख सकते वहाँ पे, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वेरी हो रही है, यानी कि जी की वैल्यू चेंज होती रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, सो mgh इज़ नॉट वैलिड। कि डिस्टेंस जब बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh नहीं लिख सकेंगे। तो इफ़ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 1 to n अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल वेरी बिकॉज, यानी कि हमारे पास जब हम लोग बॉडी को जो है वो पॉइंट 1 से लेकर जो है वो n तक डिस्प्लेस करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो g की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, इस तरह करते करते यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग जो बॉडी को जो है 1 से लेकर n तक जो है वो डिस्प्लेस करवाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल जो होगा अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स विल वेरी। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी करती जाएगी, बिकॉज एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वहाँ से वैसे हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो हम लोगों ने हेडिंग लगाई एट लार्ज डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, सो mgh इज नॉट वैलिड इफ बॉडी इज डिस्प्लेड फ्रॉम पॉइंट 1 to n अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल वेरी बिकॉज एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने हेडिंग लगाई कि हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करना है कि अर्थ के सेंटर से लेकर जो है इन्फिनिटी तक हम लोग अगर कोई बॉडी लेकर गए हैं, अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग बॉडी लेकर गए हैं डिस्प्लेस करवाने के लिए, तो जो वर्क डन किया है हम लोगों ने अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी को इन्फिनिटी तक डिस्प्लेस करवाने के लिए जो वर्क डन हम लोगों ने किया है, या उस वर्क डन को हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस वजह से हमारे पास जो डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने उसको स्मॉल स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया है। फिर हर स्टेप्स के लिए जो है वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, फिर उन सारे वर्क डन को जो है वो ऐड करेंगे। तो फिर हम लोग जो अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक के का जो डिस्टेंस है या अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग जो फिर हेडिंग लगाते हैं डिवाइडिंग डिस्टेंस टू स्मॉल स्टेप्स, द कंप्लीट वर्क डन बाय अ वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो कंप्लीट वर्क डन किया है, वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हमारे पास पॉइंट 1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और थे, पॉइंट 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी, पॉइंट 3 पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी, पॉइंट 4 पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी। तो ये फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and n इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स ऑफ लेंथ डेल आर, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है, यानी कि अगर हमारे पास स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इनके दरम्यान में जो लेंथ है वो हमारे पास डेल आर होनी चाहिए। इस तरह 2 और 3 के दरम्यान में जो लेंथ है वो भी डेल आर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सारे स्टेप्स को जो है वो लेंथ डेल आर में जो है वो डिवाइड किया। तो is divided into small steps of length del r, at each steps the force is assumed to be constant, यानी कि हमारे पास जो स्टेप 1 से लेकर 2 तक जो है फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी, स्टेप 2 से लेकर जो है 3 तक फोर्स चेंज तो हो जाएगी, लेकिन
चेंज होने के बाद वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्टेप 1 से लेकर 2 तक फोर्स एक जैसे रहेगी, 2 से लेकर 3 तक फोर्स एक जैसे रहेगी, 3 से लेकर 4 तक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसी रहेगी। तो एट ईच स्मॉल स्टेप्स द फोर्स इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टोटल वर्क इज फाउंड बाय एडिंग द वर्क फॉर ऑल स्टेप्स। और टोटल वर्क डन जो हम लोगों ने फाइंड किया है अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी को इन्फिनिटी तक लेके जाने में, वो हम लोग जो है वो उसको ऐड करेंगे और फिर जो है हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या बॉडी को अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बॉडी को जो हम लोगों ने जो है वो स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, सॉरी बॉडी ने जो अर्थ के सेंटर से लेकर जो इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, हम लोगों ने उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था। तो हम लोग अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन हुआ है और उस दौरान बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है जिसको हम लोगों ने स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्टेप्स के लिए जो है वर्क डन वो फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी जो है वो 1 से लेकर 2 तक, स्टेप 1 से लेकर 2 तक गई है और स्टेप 1 से लेकर 2 तक जाने में उसकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक ही जैसी फोर्स है। तो स्टेप 1 से लेकर 2 तक जाने में उसने जो वर्क डन किया है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास बॉडी के अर्थ के सेंटर से लेकर और जो स्टेप 1 से लेकर जो स्टेप 2 है उसके सेंटर तक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो वर्क डन हुआ है स्टेप 1 से लेकर 2 तक वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे इस वजह से हम लोगों ने हेडिंग लगाई है वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप कि सपोज R1 एंड R2 आर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि जो हमारे पास R1 है वो हमारे पास जो है वो अर्थ के सेंटर से लेकर स्टेप 1 तक का जो डिस्टेंस है और R2 है वो हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर स्टेप 2 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R2 है, ठीक है। और हमारे पास इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग डेल R कह सकते हैं। डेल R जो है हमारे पास R2 नेगेटिव R1 की इक्वल होगा। R1 जो है हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी जो है स्टेप 1 तक गई है वो वाला डिस्टेंस है। R2 जो है बॉडी अर्थ के सेंटर से लेकर स्टेप 2 तक गई है वो वाला डिस्टेंस है और जिसको हम लोगों ने डेल R कहा है क्योंकि हम लोगों ने जो है लेंथ है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक की जो लेंथ बनी है वो हमारे पास डेल R है। तो suppose R1 and R2 are the distance of point 1 and 2 respectively from the center of earth, since the force is assumed to be constant for each step। force हमारे पास constant है, so the work done during first step in displacing body from point 1 to point 2, यानी कि जो हमारे पास वर्क डन हुआ है बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक लेके जाने के लिए बॉडी को हम लोगों ने डिस्प्लेस किया। जो वर्क डन हुआ है हमारे पास हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन 1 से लेकर 2 तक हुआ है वो हमारे पास F डॉट डेल R, F वेक्टर डॉट डेल R वेक्टर की इक्वल होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको खोल के लिखा यानी कि इस पॉइंट को ख़त्म किया तो वो हमारे पास F डेल R कोस थीटा की इक्वल हुआ। थीटा की वैल्यू हम लोग जो है वो 180 डिग्री पुट करेंगे है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 180 डिग्री पुट इस वजह से की क्योंकि आपको पता है कि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है, इस वजह से जो एंगल है वो 180 डिग्री का बनेगा और वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो हमारे पास जो है वो इस वजह से कोस 180 की डिग्री जो है वो नेगेटिव 1 थी, इस वजह से स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक जाने में जो वर्क डन किया है वो नेगेटिव F डेल R की इक्वल आएगा। वेयर हमारे पास ये जो डेल R है वो मैंने आपको बता दिया कि डेल R जो है हमारे पास ये R2 नेगेटिव R1 के इक्वल है क्योंकि डेल R जो है वो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक की जो लेंथ है जो कि और स्टेप 1 का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो R1 है, स्टेप 2 का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो R2 है। तो फिर हमारे पास स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक की जो लेंथ है वो डेल R होगी और डेल R और स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक की जो लेंथ होगी डेल R वो हमारे पास R2 नेगेटिव R1 की इक्वल होगी। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास स्टेप 1 से लेकर 2 तक जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव है और नेगेटिव F डेल R की इक्वल है और डेल्टा R की इक्वल है और ये डेल R जो है हमारे पास लेंथ है स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो कि R2 नेगेटिव R1 की इक्वल है। लेकिन ये जो फोर्स है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रॉम द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। F जो है
जो कि, और आपको पता है कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो G/m/r² की इक्वल होती है। ये जो हमारे पास ये जो G है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो कैपिटल M है ये हमारे पास अर्थ का मास है, ये जो स्मॉल m है ये हमारे पास वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम लोगों ने अर्थ के सेंटर से लेकर जो है वो इन्फिनिटी तक लेकर जाना है, और जो डिस्टेंस है उसका कवर करना है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस में जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम लोगों ने डिस्प्लेस किया है। और ये जो r² हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करना है 1 से 2 तक जो कि नेगेटिव f डेल r के इक्वल है, तो इस वजह से हम लोगों ने f भी फाइंड आउट करना है, डेल r भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल r जो है वो हमारे पास r2 नेगेटिव r1 के इक्वल है। f जो है हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, f हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो है F=G/m/r² के इक्वल है। कैपिटल M जो है वो हमारे पास अर्थ का मास है, स्मॉल m जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है, G हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, r² हम लोगों ने फाइंड करना है क्योंकि हम लोगों ने F फाइंड करना है, और F=G/m/r है, और G का पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट का मास है। r² का नहीं पता, तो हम लोगों ने जो है वो r² फाइंड आउट करना है। r² फाइंड आउट करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने F फाइंड आउट करनी है, और F फाइंड आउट करनी है ताकि हम लोग स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकें। हम लोगों ने जो है इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने F फाइंड आउट करना है, डेल R फाइंड आउट करना है, फिर इसमें पुट करना है, और जो फर्स्ट स्टेप से 2 स्टेप तक जाने में जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो फिर हम लोगों ने इस तरह लिख दिया यहाँ पर, वेयर G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि ये जो हमारे पास r² हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, लेकिन ये जो r अगर हमारे पास अकेला r आ जाए तो ये जो हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर इस स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक का जो सेंटर है हमारे पास, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेकर स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक का जो सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हमारे पास r होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास r² है, अर्थ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो है वो हमारे पास r² की इक्वल है। तो हम लोगों ने जो है वो r² फाइंड आउट करना है ताकि f फाइंड आउट कर सकें, फिर उसकी जो है वैल्यू f की जो है वो इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकें। इस वजह से जो नेक्स्ट हेडिंग लगाई है वो हम लोगों ने लगाई है कैलकुलेशन ऑफ r² के जो हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप, यानी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हम लोगों ने इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको कैसे निकालना है। यानी कि अर्थ के सेंटर से सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास r1 और r2 के इक्वल है। r1 और r2 का अगर हम लोग एवरेज निकालें, r1 और r2 का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो हमारे पास r आ जाएगा जो कि डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप का। यानी कि हमारे पास अब देखें जो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर फर्स्ट स्टेप तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सेकंड स्टेप तक का जो डिस्टेंस है वो r2 है, जिसकी वजह से हम लोगों ने r1 + r2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, और ये जो हमारे पास r की इक्वल आ जाएगा, और ये r जो है हमारे पास सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। इस वजह से हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप इज़ गिवन एज r = r1 + r2 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेल r है वो r2 नेगेटिव r1 की इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग जो है r2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने r2 को सेपरेट करना है। ये r1 यहाँ पर नेगेटिव का है, इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो r2 = डेल r पॉजिटिव r1, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r2 = r1 पॉजिटिव डेल r। तो इस r2 की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो r1 + डेल r ओवर 2, तो 2r1 हो जाएगा हमारे पास प्लस डेल r हो जाएगा। तो हम लोग ये जो 2 है डिवाइडेड में आ रहा है, 2r1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, डेल r डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2r1 है डिवाइडेड बाई 2 लिखा, डेल r डिवाइडेड बाई 2 लिखा, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास r प्लस डेल r ओवर r² आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पर r = r1 + डेल r ओवर 2 आ गया, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है,
आर स्केयर कैलकुलेट करना है। इस वजह से हमारे पास ये चीज़ हम लोग इसका स्केयर ले लेंगे। हम लोग इन दोनों साइड्स स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स पे लेकर हम लोगों ने इस आर को जो है वो आर स्केयर तो लिख लिया, आर स्केयर तो बना लिया। R1 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2 जब इसका स्केयर लिया तो फिर हम लोगों ने इसके स्केयर को कैसे सॉल्व आउट करना है। हम लोगों ने एग्जाम्स में जो है वो एक फार्मूला पढ़ा है कि a नेगेटिव b का स्केयर जो है हमारे पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल आता है। यहाँ पे R1 को हम लोग जो है वो a कंसीडर कर लेते हैं, डेल r डिवाइडेड बाई 2 को जो है हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो a प्लस बी का स्केयर जो है वो हमारे पास a स्केयर की इक्वल है, तो R1 को हम लोगों ने a कंसीडर किया हुआ है तो R1 का स्केयर लिख देते हैं हमारे पास। फिर 2ab है हमारे पास, 2 लिख देते हैं। R1 को a कंसीडर किया है तो इस a की जगह R1 लिख दिया। फिर b डेल r और 2 को b कंसीडर किया है, इस वजह से b की जगह डेल r बाई 2 लिख दिया। और b स्केयर है हमारे पास प्लस लिख दिया, तो हमारे पास ये डेल आर डिवाइडेड बाई 2 को हम लोगों ने b लिखा हुआ है, तो फिर डेल आर डिवाइडेड बाई 2 का जो है वो हम लोगों ने स्केयर लिख दिया। तो इस तरह इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने R1 प्लस डेल आर ओवर 2 का जो है वो स्केयर जो था हम लोगों ने सोल्व आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास डेल आर डिवाइडेड बाई 2 का जो स्केयर है और ये जो हमारे पास R1 का जो स्केयर है उसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें, हमारे पास से डेल आर का जो स्केयर है, ये देखें डेल आर यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल आर छोटा है और R1 देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 जो बड़ा है। डेल आर का स्केयर लेंगे, डेल आर जो है एक छोटी वैल्यू है, इसका स्केयर लेंगे ये और छोटा हो जाएगा। R1 का स्केयर लेंगे ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। तो फिजिक्स में जो अब हम लोग किसी छोटी वैल्यू का स्केयर लेते हैं वो और छोटी हो जाती है, किसी बड़ी वैल्यू का स्केयर लेते हैं वो और बड़ी हो जाती है। जैसा कि हम लोग जो है वो 0.5 का स्केयर लेंगे तो 0.25 बन जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो वैल्यूज़ छोटी होती हैं वो हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि डेल आर का जो स्केयर है वो हमारे पास छोटा है डेल R1 के स्केयर से, R1 के स्केयर से, या R1 का स्केयर जो है वो हमारे पास बड़ा है डेल R के स्केयर से। इस वजह से जो हमारे पास डेल R स्केयर है वो निगलेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से ये वाली अमाउंट टर्म हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगी। यानी कि डेल आर का जो स्केयर है वो हमारे पास छोटा है R1 स्केयर से। सो डेल आर ओवर 2 जो है हमारे पास उसका स्केयर कैन बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू R1 स्केयर। इस वजह से हम लोग डेल आर ओवर 2 का जो स्केयर है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे R1 स्केयर से कंपेयर करते हुए। तो जब हम लोगों ने ये वाली टर्म निगलेक्ट कर दी तो R स्केयर जो है हमारे पास R1 स्केयर प्लस 2R1 डेल R1 डेल R ओवर 2 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल R का पता है कि आपको, यानी कि ये 2 जब इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 डेल R आ जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि डेल R जो है वो R2 नेगेटिव R1 के इक्वल है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डेल R की जो वैल्यू पुट की, डेल आर की वैल्यू पुट की R2 नेगेटिव R1, यहाँ पर हम लोगों ने डेल आर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये R1 जो है वो इस अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R1 का जो स्केयर है, यानी कि R स्केयर इज इक्वल टू R1 का स्केयर जो प्लस R1, इसको R2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर इस R को जो है वो इस R1 के साथ, इस R1 को इस R के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि इस R1 को जो है वो इस अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो है वो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 प्लस R2 नेगेटिव R1 स्केयर इक्वल आ जाएगा। ये R1 स्केयर जो है नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो हमारे पास R स्केयर की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास R1 स्केयर R1 प्लस R1 और R2 आ गई। सॉरी, R स्केयर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास R1 और R2 आ गई। और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि G ओवर R स्केयर की इक्वल थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है R की वैल्यू पुट कर देंगे। R स्केयर की जो वैल्यू आ गई है R1 और R2, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग R2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि R1 और R2 आई है। लोगों ने देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 2 वी हैव F इज इक्वल टू GMM ओवर R1 और R2। हम लोगों ने R स्केयर की वैल्यू पुट कर दी तो F इज इक्वल टू GMM ओवर R1 और R2 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ F एंड डेल R, अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी F इज इक्वल टू नेगेटिव डेल R, हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर हम लोग जो है वो F की वैल्यू भी पुट कर देंगे और डेल R की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एंड डेल आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमारे पास जो है एफ की वैल्यू पुट की जो कि जी एम एम और R1 और R2 आ गया, डेल आर की वैल्यू पुट की R2 नेगेटिव R1, ठीक है। तो यहाँ पर R1 जो है वो R1 और R2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग अंदर जो है डिवाइड कर देंगे, तो R1 R2 जो है वो भी R2 ओवर R1 और R2 आ जाएगा, फिर R1 ओवर R1 और R2 क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो R1 और R2 है इसको इस R2 के भी नीचे लिख सकते हैं, इस R1 के नीचे भी लिख सकते हैं, तो इनके नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर R2 और R2 कैंसिल हो गए और R1 और R1 कैंसिल हो गए। तो वर्क डन जो फर्स्ट स्टेप में हुआ है वो हमारे पास नेगेटिव जी एम ओवर आर के इक्वल आ गए, जी एम एम ओ इंटू 1 ओवर R1 नेगेटिव 1 ओवर R2 के इक्वल आ गए। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप के लिए जो वर्क डन हुआ है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव, इस वजह यहाँ पर ये जो नेगेटिव का साइन है ये शो कर रहा है कि जो वर्क डन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने बॉडी को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल कर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकाल कर इन्फिनिटी तक लेकर जाना है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो फिर हम लोग नीचे लिख देंगे वर्क डन इज नेगेटिव इंडिकेटिंग वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू अचीव द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम लोगों ने लिख दिया कि इस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो जो हमारे पास फिर हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप के लिए जो है वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अगर हम लोगों ने सेकंड स्टेप के लिए जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है, तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास 2 से 3 होगा, यानी कि यहाँ पर 1 से 2 है तो सेकंड स्टेप हमारे पास 2 से 3 होगा। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने सेकंड स्टेप के लिए जो वर्क डन करना है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 की जगह 2 लिख देंगे और 2 की जगह 3, और यहाँ पर भी R1 की जगह R2 और R2 की जगह R3 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग सेकंड स्टेप के लिए वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चले अब हम लोग जो है जो दूसरे स्टेप्स हमारे रहते हैं उनके लिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोगों ने जो वर्क डन है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो वर्क डन इन सेकंड स्टेप में जो वर्क डन है वही है, उसके हम लोग लिखेंगे यूजिंग द सेम लॉजिक वर्क डन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इन विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, यानी कि बॉडी जो है वो पॉइंट 2 से 3 तक डिस्प्लेस हुई है, यानी कि स्टेप 2 से के 3 तक के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर ही होगा। तो वही हमारे पास सारा लॉजिक जो है वो सारा लॉजिक हमारे पास सेम आ गया। तो हमारे पास इस वजह सेकंड स्टेप में जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन 2 से 3 नेगेटिव जी एम इंटू 1 ओवर R2 और नेगेटिव 1 ओवर R3 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये सेकंड स्टेप के लिए वर्क डन लिख लिया। इस तरह हम लोग जो थर्ड स्टेप के लिए भी वर्क डन लिख सकते हैं 3 से 4, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 के लिए भी लिख सकते हैं, 4 से 5 के लिए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरह करते करते हम लोग जो है वो लास्ट स्टेप के लिए जो वर्क डन है वो फाइंड कैसे लिख सकते हैं कि लास्ट स्टेप के लिए में जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास यानी कि N1 से लेकर N तक वर्क डन इन लास्ट स्टेप हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन N नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 से लेकर N तक का जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास लास्ट स्टेप में जो वर्क डन हुआ है वो है जो कि नेगेटिव जी एम एम ओवर इंटू 1 ओवर R N नेगेटिव 1 हो जाएगा और 1 ओवर R N, यानी कि ये हमारे पास वो लास्ट स्टेप है जहाँ पर जिसको परफॉर्म करने के बाद या जिसके ऊपर जो है वर्क डन करने के बाद जो बॉडी जो है वो इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो अगर हम लोग जो है टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहें तो सारे स्टेप्स के जो वर्क डन है उसको ऐड कर देंगे। तो जो टोटल वर्क डन की हम लोग हेडिंग देंगे कि टोटल वर्क डन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to N इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग अप द वर्क डन ड्यूरिंग ऑल द स्टेप्स। तो फिर हम लोग जो टोटल वर्क डन होगा हमारे यानी कि W टोटल जो है हमारे पास वो W1 to 2 और W2 to 3 और WN1 N नेगेटिव 1 to N तक का जो वर्क डन है उसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। W1 से 2 तक का जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास उसको लिखा हम लोगों ने, फिर W2 से 3 तक का जो वर्क डन है उसको लिखा, फिर WN1 नेगेटिव 1 से N तक का जो वर्क डन है उसको लिखा। तो सारा वर्क डन जो है ऐड करके यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो वर्क डन नेगेटिव है इस वजह से ये नेगेटिव साइन आता रहेगा साथ साथ।
तो हम लोगों ने जो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, अब देखें यहाँ पे नेगेटिव जी एम एम, और ये सारा नेगेटिव जी एम एम जो है कॉमन है, इस वजह से इसको कॉमन ले लिया, इनटू ये जो फर्स्ट स्टेप का वर्क डन, सेकंड स्टेप का वर्क डन, लास्ट स्टेप का जो वर्क डन है हमारे पास वो आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे पास जो 1/2 है, यह ये नेगेटिव का है, या 1/2 जो है पॉजिटिव का है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये 1/r3 जो है वो नेगेटिव का है, यहाँ पर जो 1/r3 होगा ये पॉजिटिव होगा। इस तरह जो हमारे पास ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास वो नेगेटिव जी एम एम इंटू 1/r1 नेगेटिव 1/rn की इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो टोटल वर्क डन हुआ है हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक जाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट टोटल जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास नेगेटिव जी एम एम इंटू 1/r1 नेगेटिव 1/rn की इक्वल हुआ है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो हमारे पास जहाँ वो हमारे पास जो इन्फिनिटी है, यानी कि rn जो है वो इन्फिनिटी की इक्वल है, तो इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो rn जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। फिर जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो नेगेटिव जी एम ओवर r1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट करना है फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने अगर फार्मूला फाइंड करना है तो फाइंड द फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वी कंसिडर द केस वेयर फाइनल पॉइंट n इज लोकेटेड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो फाइनल पॉइंट rn है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो यानी कि इन्फिनिटी की इक्वल है, यानी कि rn जो है इन्फिनिटी की इक्वल है। तो फिर हम लोग देख देंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस अप्रोचेज टू जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है वो हमारे पास है, यानी कि इन्फिनिटी तक के ऊपर है, जो कि ज़ीरो की इक्वल होगी। तो जब यहाँ पर हम 1/rn की जगह ज़ीरो लिख देंगे तो ये सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर जब हम नेगेटिव जी एम इंटू ओ को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव जी एम ओवर जो है वो आर की इक्वल ओवर आर आ जाएगा। तो यानी कि जो इन केस इक्वेशन 3 बिकम्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम इंटू 1/r1 नेगेटिव ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जो टोटल वर्क डन हुआ है नेगेटिव जी एम ओवर r1 की इक्वल आ गया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो जो टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल वर्क डन है हमारे पास वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है डोनेटेड बाय यू, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम जो वर्क डन हम लोग करते हैं बॉडी को अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक पॉइंट तक लेकर जाने के लिए, वो हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। इस वजह से जो डब्ल्यू टोटल की जगह हम लोग जो है वो यू लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर अ बॉडी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। सो रिप्लेसिंग r1 एंड r1 बाई r, हम लोग r1 को जो है वो r से रिप्लेस कर देंगे। इन इक्वेशन 4 वी गेट u इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम एम ओवर r। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। टू नेगेटिव जी एम एम ओवर आर जो है हम लोगों ने इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हम लोग जो है इसकी सारी फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि नेगेटिव जी एम एम ओवर आर के इक्वल है। ठीक है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास जो देखें अगर आर है और वो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़नी है ना कि नेगेटिव जी एम एम ओवर आर क्यों है। आर यानी कि जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अगर हमारे पास इतनी आई है तो उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या होगी। तो अब हमारे पास नेगेटिव जी एम एम ओवर आर है, तो देखें हमारे पास जी एम एम ओवर आर है, आर ओवर में आ रहा है यानी कि 1/r आ रहा है, r1/r आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ये जो r का डिस्टेंस है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है और अर्थ की जो ये जो हमारे पास यू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और ये जो आर का जो डिस्टेंस, ये जो हमारे पास आर जिसको हम लोग डिस्टेंस कह रहे हैं, ये हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर
उन स्टेप्स का जो तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी कि हमारे पास ये जो u इज इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव g/m/r आया है, और ये जो r जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी का डिस्टेंस है। यानी कि बॉडी जो है फर्स्ट स्टेप पे आ रही है, 2 स्टेप पे आ रही है, यानी कि डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना, बॉडी इन्फिनिटी के ऊपर जा रही है। अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर जा रही है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आर है हमारे पास ये कम हो रहा है, ये आर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स कम हो रहा है। और ये जो हमारे पास इस वजह से जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आर कम हो रहा है। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने अभी निकाल लिया है कि नेगेटिव g/m/r की इक्वल है। ये आर जो है वो अर्थ इन्फिनिटी के रेफरेंस पॉइंट का तक का जो डिस्टेंस है जो कि कम हो रहा है, और फिर ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आर जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, ये जो आर जो है वो हमारे पास कम हो रहा है। देखिए आर तो कम हो रहा है, लेकिन आर के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, ठीक है। आर हमारे पास कम हो रहा है। अगर हम लोग जो है वो u इज इक्वल टू नेगेटिव g/m लिखें, आर की वैल्यू हमारे पास जो है वो कम हो रही है, आर की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, और इसके साथ जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब किसी कम वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, यानी कि हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू कम आ रही है ना, 1/r की वैल्यू कम आ रही है, तो इस वजह से जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ज़्यादा हो रही है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी कि ये देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है, उसके सेंटर में 0 है, उसके इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड के ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो देखें, ये जो हमारे पास -1 है ये -2 से बड़ा है, और -2 जो है -3 से बड़ा है। वैसे तो हम लोग देखें जो 1 है वो छोटा होता है और 2 जो है बड़ा होता है, लेकिन अगर हम लोग इनके साथ नेगेटिव साइंस लगा दें तो हमारे पास जो 1 है वो बड़ा हो जाएगा और 2 जो है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 1 बड़ा होता है हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगाने की वजह से 2 छोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो तो कम हो रही है, और उसकी वजह से साथ जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव लग रहा है, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, यानी कि पहले 3 2 1 हो रही है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन की लग जाने की वजह से हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है। आर की वैल्यू तो हमारे पास कम हो रही है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लगने की वजह से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल है, तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन लगने की वजह से ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो लॉजिक है आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये उसकी जो है वो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है हमारे पास। तो फिर हम लोग जो है वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिख देंगे कि एज द डिस्टेंस आर इंक्रीजेज द बॉडी मूव्स फर्दर फ्रॉम अर्थ, यानी कि अब बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस से बाहर मूव कर रही है, इस वजह से डिस्टेंस आर इंक्रीज हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ 1/r डिक्रीज, ऑफ 1/r की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू नेगेटिव g/m/r बिकम्स लेस नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है कि हमारे पास 1/r की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास लेस नेगेटिव होगी। यही सारी चीज़ समझने के लिए ये नंबर लाइन वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंबर लाइन वगैरह क्या चीज़ है, कि यानी कि 1/r की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है, यानी कि 1/r की वैल्यू कम हो रही है,
लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है, 1/r की वैल्यू कम हो रही है, हम कितनी कम हुई है उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से वो हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन लगने की वजह से वो वैल्यू बड़ी हो गई है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि 1/r की वैल्यू कम हो रही है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है। लेस नेगेटिव यानी कि -1 जो है लेस नेगेटिव है, -2 जो है वो इससे ज़्यादा नेगेटिव है, -3 जो है इससे ज़्यादा नेगेटिव है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो लेस नेगेटिव इस वजह से आई है क्योंकि 1/r की वैल्यू कम हो रही है और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास लेस नेगेटिव है। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लेस नेगेटिव जो है वो इसी वजह से है क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 1/r की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लग रहा है। यानी कि 1/r की वैल्यू कम हो रही है, पहले 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 हो गई है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लगने की वजह से हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास लेस नेगेटिव है। ठीक है, हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेस नेगेटिव है। 1/r की वैल्यू हमारे पास पहले 3 थी, फिर 2 होगी है, फिर 1 होगी, यानी कि 1/r कम हो रहा है, इस वजह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो फिर हमारे पास उसकी वैल्यू के साथ जो है वो जब नेगेटिव लग जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लेस नेगेटिव है। तो यही चीज़ है जो कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल एनर्जी यूज इक्वल टू नेगेटिव Gmm/r बिकम्स लेस नेगेटिव विच मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। यानी कि लेस नेगेटिव है, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। 1/r की वैल्यू हमारे पास कम हो रही थी लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन लग गया जिसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होगी क्योंकि 1/r की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। डिस्टेंस जो हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट है, हमारे पास जो इन्फिनिटी पॉइंट है उसकी रेफरेंस के साथ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, यानी कि बॉडी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और डिस्टेंस कम हो रहा है। 1/r की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है लेकिन उसके साथ जो सिग्नेचर जो है वो हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव लग गया है और उस नेगेटिव साइन के लगने की वजह से हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव है। टू राइज द बॉडी अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट डू वर्क ऑन इट। यानी कि हमारे पास अगर हम लोगों ने एक बॉडी को राइज करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक तो हम लोग जो है वो एक्सटर्नल वर्क जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर वर्क करेगी जो कि हमारे पास Gmm/r की इक्वल होगा। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। यानी कि अगर हम लोगों ने एक बॉडी को जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाना है तो फिर हम लोग जो है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो कि उसके ऊपर वर्क डन करती है और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो Gmm/r की इक्वल होती है। यानी कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो उसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इक्वल भी है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं हम लोग वो अर्थ के मास की इक्वल है, यानी कि जो कैपिटल है हमें वो अर्थ का मास और जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के मास की इक्वल है और ये जो r है 1/r के इक्वल है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। यानी कि हम लोग बॉडी को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करती है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाने के लिए, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है अगर हमारे पास जो Gmm/r के इक्वल है, यानी कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल ही लगा रहे हैं, अर्थ के मास के इक्वल लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल लगा रहे हैं, 1/r के इक्वल लगा रहे हैं, तो फिर हमारे पास उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास 0 हो जाती है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। हम लोगों ने सारी बात की फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, ये जो हम लोगों ने सारी की सारी बात की कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव Gmm/r के इक्वल है। हम लोगों ने फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, इसकी बात की। तो ये तो हम लोगों ने उस कंडीशन के लिए बात की है ना जब बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, तो यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है। इस वजह से अर्थ के सेंटर से लेकर बॉडी इन्फिनिटी तक मूव कर रही है, इस वजह से जो r है हमारे पास वो कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है क्योंकि बॉडी जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें उस कंडीशन में ही वैलिड होंगी जो कि हम लोगों ने ये जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी है U = -Gmm/r की,
कि जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि 1/r की जो वैल्यू कम हो जाती है उसके साथ जो है वो नेगेटिव का साइन लगता है। 1/r की वैल्यू तो कम होगी लेकिन साइन नेगेटिव है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम नेगेटिव होगी। ये सारी बातें तो हम लोगों ने उस वक्त उस कंडीशन के लिए की हैं जब बॉडी जो है अर्थ के सेंटर से लेकर जो है हमारे पास इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन अगर बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़नी है वो पढ़नी है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि अगर बॉडी हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए कि अगर एक बॉडी है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारे पास पड़ी हुई है तो बॉडी उस वक़्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, या उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी। तो उस वक्त तक अगर बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर पड़ी है, यानी कि अर्थ से जो है वो बिल्कुल किसी डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही है, तो अर्थ की सरफेस से लेकर उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल ही होगा। यानी कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ये एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है ये बॉडी पड़ी हुई है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अर्थ के सेंटर से लेकर उस अर्थ की सरफेस से लेकर उस अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास आर होता है, कैपिटल आर, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो बॉडी का जो अर्थ से जो डिस्टेंस होगा, बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है तो बॉडी का जो अर्थ से जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर होगा, जो कि हमारे पास अर्थ के रेडियस की इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। अब बॉडी का और अर्थ का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, तो फिर हमारे पास उस वक्त तो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो कितनी होगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ वी पुट R इज इक्वल टू R इन इक्वेशन 5। हमारे पास जो इक्वेशन 5 थी ये वाली, फिर हम लोग ये जो R है हमारे पास ये अर्थ के रेडियस के इक्वल आ जाएगा। ये R जो है हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम लोगों ने जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो उसको यूज ही करके तो वो हमारे पास -gm/R की इक्वल आ जाएगी कि जब बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हो तब उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास इज़ अट्रैक्टिव। जो हमारे पास बॉडी जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हम नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है इज़ अट्रैक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।